नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनके सवालों को लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले बताना चाहूँगा, कुछ है जो ईएमआई बाउंस से संबंधित कुछ सवाल है और कुछ सवाल है जो आपका अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित है। तो अगर इन दोनों टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा था कि अगर जो ईएमआई बाउंस होती है, किसी से फाइनेंस लेते हैं, कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं या हम क्या कहते हैं कैश लेते हैं, कैसे किस तरह का भी लोन लेते हैं किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे अगर ईएमआई बाउंस हो जाता है तो सेक्शन 25 के तहत अगर कोर्ट से या क्या कहते हैं सम्मान आता है और अगर हम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो क्या होगा और साथ में क्या होगा। और इनका दूसरा सवाल था कि क्या बेल हो सकता है अगर हम कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो कोर्ट क्या नाम है वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है। और साथ में अगर बेल इन्होंने कहा कि अगर जो कोर्ट है वो वारंट एग्जीक्यूट कर देगा तो क्या पुलिस स्टेशन से बेल हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले इनके सवाल को समझते हैं। सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे, जवाब पे चलते हैं। जैसे इनका जो सवाल है कि अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो क्या कोर्ट बेल मतलब क्या कहते हैं वारंट इशू कर सकती है। बिल्कुल जैसे 2-3 टाइम मौका तो आपको दिया जाता है, पहली डेट पर, दूसरी डेट पर, तीसरी डेट पर। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो फिर कोर्ट पहले क्या करती है, वेलेबल वारंट इशू करती है, उसके बाद नॉन वेलेबल वारंट इशू करती है। दोनों कंडीशन में आपको बेल करवाना ही पड़ेगा। और देखिए ये जो मामला है ये पुलिस स्टेशन से नहीं होता है, आपका ये पुलिस स्टेशन से बेल नहीं होगा। इसका जो मामला है इसका बेल सीधे कोर्ट से होगा। जिस कोर्ट ने नोटिस भेजा है, जिस कोर्ट ने सम्मन भेजा है, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, उस कोर्ट से ही बेल मिल सकता है, पुलिस स्टेशन से नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। और इसमें जो बेल मिलेगा वो कोर्ट से ही मिलेगा। और बिल्कुल अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते, क्योंकि नहीं होते हैं, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट वारंट इशू कर देगा वेलेबल, उसके बाद नॉन वेलेबल। या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही नॉन वेल, अगर आप 3-4 बार नोटिस करते हैं, अगर नहीं आते तो भी वो फर्स्ट टाइम में ही नॉन वेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर आप ध्यान देना चाहिए। और आशा करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलते हैं मेरे अगले व्यूअर के सवालों की तरफ। साथ में इन्होंने ये किया था, प्लीज़ अपलोड वीडियो ऑन गेटिंग बेल प्रोसीडर फ्रॉम पुलिस स्टेशन एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये जो केस आपका चलता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलता है, तो आपका बेल वहीं से होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जिस कोर्ट द्वारा वारंट इशू किया जाता है उसी कोर्ट के द्वारा आपके उस वारंट को जो होता है उसको कैंसिल किया जाएगा या बाद में आप बेल ले सकते हैं। देखिए मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा था रेलवे में अनुकंपा वाला इंसान या अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए, इन्होंने तो कहा अनुकंपा वाला इंसान मेडिकल अनफिट हो जाए तो क्या होगा। देखिए इसके लिए कुछ मेरे पास जजमेंट है जिसका रेफरेंस आप लोग को बताना चाहूँगा, जो माने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो उसमें कुछ गाइडलाइन सुनिश्चित की थी, जैसे इन्होंने कहा मेडिकल अनफिट होने के लिए। तो चलते हैं उन जजमेंट की ओर। पहला जजमेंट है उत्तरांचल जल संस्थान बनाम लक्ष्मी देवी, ये 2009 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था चूँकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नियम साइड डोर एंट्री की अनुमति देते हैं, इसलिए इसकी सख्त व्याख्या की जानी चाहिए। मतलब अगर ये आपको अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति तो देते हैं, लेकिन साथ में आप इनके सभी जो मानदंड होते हैं उनको पूरा करना जरूरी होगा। एक चीज़ और जजमेंट है उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि इस पर मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ। सेल बनाम मधुसूदन दास 2008 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा नियुक्ति एक रियायत है, ना कि अधिकार। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए, किसी भी जॉब के लिए जो मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित की जाती है, वो सबको फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए भले आवेदन कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो मानदंड होते हैं उसको बाइकआउट करके, उसको साइड करके आप जॉब ले सकते हैं। आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सभी जो मानदंड होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा।
देखिए एक जजमेंट है गुजरात राज्य बनाम अरविंद कुमार टी तिवारी 2012 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कोर्ट द्वारा कि यह संतुष्ट कि परिवार के सदस्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नियुक्ति उन्हें इस तरह के संकट से उबरने में मदद कर सकती है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। आश्रितों को ऐसी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। एक साफ साफ लिखा हुआ है, 2012 का जजमेंट है। अगर आप लोग को यकीन नहीं तो आप गूगल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गुजरात राज्य बनाम अरविंद कुमार टी तिवारी 2012 का 9 SCC सुप्रीम कोर्ट केस है और ये 545 है, साइटेशन नंबर 545 है, वॉल्यूम नंबर 9 है। तो इसको जाकर देख सकते हैं। इसमें आपको बाकायदा लिखा हुआ है कि इसमें जो पात्रता मानदंड है उसको पूरा करना ही होगा अगर कोई क्या नाम है अनुकंपा नियुक्ति पाना चाहता है। मतलब अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई जो मानदंड होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होती है, उसको पूरा करना ही पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, अन्यथा आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए आयोग घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे बड़े सारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अरे बहुत सारे सवाल हैं, सभी के सवालों पर वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर जैसे भी टाइम निकालूंगा और जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने कमेंट कर रखे उनके भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।